नमन करता हूं। बहुत मंचों पर उनका साथ रहा है और जब मैंने अपने पिता की स्मृति में पहला कार्यक्रम किया था तो उसमें बांसुरी जी विशेष कवि के रूप में आमंत्रित थे। तो ये अच्छी परंपरा है। मैं परिवार को बधाई देता हूं कि अपने पिता की स्मृतियों को संजोए रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरे परिवार को बधाई देता हूं इस काम के लिए और अलवर न्यूज़ चैनल को भी बधाई देता हूं इस शानदार आयोजन के लिए। अब हंसेंगे क्योंकि वैसे भी कोरोना काल ने हंसने नहीं दिया। अब 3 साल बहुत बुरे बीते जी। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। हमारे लिए बड़ी दिक्कत थी भाई। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी। अच्छा, मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक वो लॉकडाउन का समय था, वो सबसे बुरा था जी। वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में लॉकडाउन, वो सबसे बुरा समय था। बाहर कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। अलवर का तो पता नहीं क्या स्थिति थी, पर दिल्ली में तो सब कुछ बंद था जी। बाहर जा नहीं सकते। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी को। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। यह सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन न उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं। अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। अच्छा, एक कोरोना काल से संबंधित एक कविता और सुना जी भाई साहब। एक कविता और सुन लीजिए। ये दरअसल क्या 3 साल हो गए थे जी कोई कवि सम्मेलन मिले हुए। 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। सरकार ने सब तरह के लिए व्यवस्था की थी, कवियों के लिए कोई व्यवस्था किसी सरकार ने नहीं की। अब करें क्या? 3 साल के बाद जब पहला आमंत्रण मिला तो उसकी एक कविता सुनाना चाहता हूं। स्वागत है सर। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो सुरेंद्र बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया। ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर कोई नखरे नहीं दिखाए। दृश्य कविता है कि दृश्य का आप आनंद लेंगे इसमें। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति ये थी जी, मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन थे तो मैं उसी पे लेटा रहा। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद ही नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से ही खुल गया। वाह। अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति आप जानते हो उस वक्त क्या थी। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटक गए थे।
अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। अब कपड़े रखने की थी बारी तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी। माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। पानी की छींटों और गर्म स्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज? मैंने कहा हैंडबैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में भूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे। अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम। कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को ले लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। खैर, उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपी किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजूका टाइप स्त्री खड़ी हुई। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं। अब गंतव्य पे पहुंचने के बाद का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। पास खड़े सुरेंद्र ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। अच्छा, दुकड़ दुकड़ अब भी गायब थी जी। निमंत्रण तो आते थे, फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिली, इसलिए नहीं करवा पा रहे। तो ये डर था कि बाहर आते आयोजक के नमस्ते आप आ तो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाए। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा, इस पर आ करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई। तो नेत्रहीन बोला, काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था, आज तो तू समूचा खिल गया है। और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया, प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। प्रोग्राम सचमुच बहुत अच्छे। कोरोना काल खत्म, अब हरियाणा पे आते हैं जी। इसके यहाँ यमदूत आया था, तो हरियाणा के एक छोरे के पास भी यमदूत आया। बोले, मैं तेरी जान लेने आया हूं। अरे बोले, ले जा, पड़ोस में रहे है। हम तो दूसरा बाईपास दिखा देते हैं जी। दरअसल क्या है, बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं। वो अभी एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले, बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले, जी छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा। बोला, अच्छा एक सवाल का जवाब देते छुट्टी दे दूंगा। बोले, सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला, अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले, ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले, हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया।
तो ये सहज हमारे स्वभाव में है। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे भाई। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। बेटियों पे बहुत बात हुई, आजकल चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा जी 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। क्या हुआ? डर लगता भाई, माड़ा पे मेरे को कह देते, मैं खुद ठाके लिया। ये आकाश मिश्रा है और बहुत बहुत ही बढ़िया सामाजिक लड़का है। वाह जी आकाश जी, धन्यवाद। मैं कहाँ था वो भूल गया इस चक्कर में। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? हाँ, भैंस के छोरे को कहे हैं। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू देके दिखा। तो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना तो मान लिया। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोले अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। वो टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया। कितनी बार जोतोगे भाई उसे? वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था। तो गांव में कोई मरता, स्कूल की छुट्टी हो जाती। तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। ऐसे बालकों को क्या करो? दरअसल क्या है सर, मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे। आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकते। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, कर्नल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की। अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। इतना साफ मामला है जी, इतना साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है। हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से एक 41 साल की महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? बता ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर लेंगे।
प्रेम का तो कमाल ही किया। आज भुवन मोहिनी ने क्या बढ़िया श्रृंगार सुनाया आपको, और फिर कैसे ज्ञान की भी बात करी। इन्होंने युद्ध की बात करी कि यहाँ गोरा बादल को लड़ते देखा है। मैं हरियाणा से हूँ, ना कौरव पांडव को लड़ते देखे। कितने मरे होंगे तुम्हारे युद्ध में, उसमें देखो कितने मरे। हाँ, ऊपर से कृष्ण जी और लड़ रहे थे साथ में। तो गीता का ज्ञान हमने सुना सबसे पहले, दिया भी इसलिए भाई कि बोले यही समझ सकते हैं। बाकी यूपी में तो बांसुरी बजा के बहका दिया। तो अलग अलग मामला है जी। लेकिन प्रेम का जहां तक मामला, तो प्रेम हरियाणा में ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सब तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। भोलापन है जी, ये हमारा भोलापन है। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा, वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी, ए बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात है। अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। तो उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ बढ़ती नीचे जाके लिया हूँ। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम आ गया। वो एक मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए गए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले मेरी लुगाई खोगी, उसे ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, ये गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते। अभी वो वैलेंटाइन डे का पखवाड़ा गया है ना। हाँ, पहले 7 दिन तो वैलेंटाइन डे बनता है, फिर एंटी वैलेंटाइन डे बनता है। उसमें प्रपोज डे से, चॉकलेट डे से शुरू होता है, रोज डे से, और फिर ब्रेकअप डे तक चलता है। उसमें एक आता है प्रपोज डे। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का एक मौलिक प्रस्ताव, ये हमारे यहाँ ही संभव है। और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात को जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और हरियाणा में वो पुरुष और महिलाओं के औसत के बारे में जिक्र कर रहे थे नानक चंद जी। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे, सही बात है। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भी भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है जी हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। और सर ये तकलीफ तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वही पदक लाने वाली छोरियां जंतर मंतर पर बैठी होती हैं और कोई सुन नहीं रहा होता। प्रेम की बात चलती, एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। हम कहां तक याद रखें? पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं।
तो वो जमाने चले गए। पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया। वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। वाह वाह वाह, बढ़िया शेर है। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है जी। अब तो आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। हाँ, कैसे जवाब आएगा? तो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो तो प्रेम रहा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का प्रेम अब भी ऐसा ही है जी। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। दुनिया तोता पालती है, तोती पाली। 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा हूं, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं, बड़े बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी क्या निकलेगा कोई भरोसा नहीं है जी, क्योंकि हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं, जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण हो रहा था, तो एक ने कहा मरण ना हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। हमारी धार्मिक स्थिति की अलग है जी। अच्छा, आपको हरियाणा में वृद्धाश्रम की समस्या बहुत कम मिलेगी, क्योंकि हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आई हो। हमारी मस्ती थोड़ी अलग तरह की है जी। बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है आप, क्योंकि हंसने के लिए बहुत लोगों का होना बहुत जरूरी है। अकेले में आप नहीं हंस सकते, और हंसी के लिए इस तरह की महफिलें जरूरी हैं, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचते। और हंसी संवाद से निकलती है, आपसी बातचीत से निकलती है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी, तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। ये संवाद जरूरी है जी, ये महफिलें जरूरी हैं। अब वैसे भी हरियाणा में काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। अलवर क्षेत्र तो काफी कुछ हरियाणा से लगा ही हुआ है, आप जानते ही हैं। वहां काम वही कर सकता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहां डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। बढ़िया, ये सही है, ये बढ़िया है। अच्छा, बड़ा घुमा के इलाज करते जी, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा भाई ये क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी।
बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। ये इलाज हमारे लिए संभव है। क्या बात है। हमारे मनोज भाई तिरंगा लिए खड़े हैं, बैठे हैं, तिरंगा है उनके हाथ में, तो एक कविता तो उनके सम्मान में भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने कारगिल युद्ध से हास्य रस निकाला। कारगिल युद्ध वीर रस का विषय है या फिर करुण रस का विषय, कोई भी युद्ध वीर रस का या करुण रस का विषय होता है, लेकिन मैंने कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने की। कारगिल के बाद मुझे ध्यान है, एक मेजर साहब और एक एसपी साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। एसपी बोला जी हमारे पुलिस के सिपाही ज्यादा साहसी होते हैं। मेजर बोला देखा नहीं हमारे जवानों ने क्या जलवा किया। एसपी बोला जी हमारे सिपाही ऐसे जलवे रोज करते हैं। तो मेजर बोला भाई तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बोला, बोले जवान इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला एसपी से, देखो इसे कहते हैं साहस। एसपी बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोले, सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग कर चढ़ जाओ, कूद जाओ। सिपाही बोला साहब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो एसपी बोला मेजर से, देखो इसे कहते हैं साहस। तो हर जगह का साहस अलग अलग है। ये जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, ये जी मैंने व्यंग में लगाया है, वरना आजकल कब कोई किसको पाकिस्तान भेज दे कोई भरोसा नहीं होता। तो जब अपने आप बन गए तो भाई ने अपने आप ही अपने फोटो वाला डाक टिकट जारी कर दिया था पाकिस्तान में। तो वो डाक टिकट बिक नहीं रहा था, तो ना ऑफिसर को बुलाया, बोले क्या बात है टिकट बिक क्यों नहीं रहा? बोले जी ये ठीक से चिपकता नहीं है। बोले तो गोंद बढ़िया लगाओ। बोले प्रॉब्लम गोंद की नहीं है, लोग थूक दूसरी तरफ लगाते हैं। तो कारगिल जैसी घटना से एक हास्य कविता आपको सुनाता हूं। जी भाई साहब। सीमा पर जैसे ही छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने, ये कवि बड़ा खतरनाक होता है जी। कल मैं हवाई जहाज से आ रहा था हैदराबाद से जयपुर, तो एक सज्जन ब्राह्मण बैठे थे, उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कवि हूं। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूं। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चंगुल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं 36 चौपाई, और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं 36 चौपाई, और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। अच्छा वो निहत्था जा भी सकता है जी, जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्था जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके। तुम सबके नाम तो स्कूल से सन 47 में कट चुके। और क्या ये बंकर? याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था।
बहुत अच्छे, वाह वाह। अबे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ, पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। बहुत अच्छे, वाह। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं, अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों, रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जाने तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाए। हाय हाय, वाह 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 वाह, धन्यवाद। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मनों का गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया, सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, ठीक होते हुए फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही है बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अभी इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लीजिए। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहां भी 2-4 सैनिक दिखे वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया, इसीलिए टाइगर हिल पे चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इसी दौरान बंद हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए, ताकि उनमें भी भारत मां के सच्चे सपूतों का रक्त हो। कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो, हर नेता। बहुत बहुत बधाई पीयूष भाई। बस आप